दोस्तों, मैं जितिन एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। लगातार करंट अफेयर की क्लास चल रही है और साथ साथ जीके की भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुँचती रहे। चलिए देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न एक जो कल की करंट अफेयर में दिया गया था। इक्वाडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन था ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। बी दूसरा कथन था ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक और दो दोनों कथन नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर से। हाल ही में दक्षिण इक्वाडोर में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन में 16 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसलिए पहला कथन सही है। भूमध्य रेखा पर स्थित ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। ये उत्तर में कोलंबिया, पूर्व एवं दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह पर्यावरण की दृष्टि से दुनिया के सबसे विविध देशों में एक है। इसके विविध परिदृश्यों में अमेजन जंगल, इंडियन हाईलैंड्स और वन्य जीव समृद्ध गालापागोस द्वीप समूह आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है अभ्यास कोंकण 2023 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास, बी ऑप्शन भारत इंडोनेशिया नौसेना अभ्यास, सी ऑप्शन भारत और यूनाइटेड किंगडम नौसेना अभ्यास, और डी ऑप्शन I2U2 नौसेना अभ्यास से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम नौसेना अभ्यास, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का करंट अफेयर है हाल ही में भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन हुआ, इसलिए विकल्प सी सही हुआ है। यह अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। अभ्यास के इस संस्करण में एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS त्रिशूल और एक टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट HMS लैंकेस्टर ने भाग लिया था। इस आयोजन में इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने व सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने के लिए कई अभ्यास किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN किस मंत्रालय विभाग से संबंधित है? ए राजस्व विभाग, दूसरा बी ऑप्शन है आर्थिक मामले का विभाग, तीसरा ऑप्शन है या सी ऑप्शन है व्यय विभाग, डी ऑप्शन गृह मंत्रालय। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग, यानी सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CNB राजस्व विभाग से संबंधित है। आगे देखेंगे हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसियों और सैन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंध है। आगे देखेंगे इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य अफीम उत्पादन एवं व्यापार को रोकना और कानूनी सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना है। अगला प्रश्न देखेंगे परंपरागत कृषि विभाग योजना PKVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे 2019 में लॉन्च किया गया, और दूसरा कथन है इसका उद्देश्य रसायन और कीटनाशक अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, और सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही या एक और दो दोनों कथन गलत हैं। तो मित्रों मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है, केवल बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं केंद्र सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY
वाई के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन ए सही नहीं है। यह योजना नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तृत घटक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाली तकनीकों को अपनाकर रसायन एवं कीटनाशक के अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है? ए ऑप्शन लेबनान, बी ऑप्शन लीबिया, सी ऑप्शन माल्टा और डी ऑप्शन सूडान। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूडान नहीं साझा करता है। हाल ही में ट्यूनीसिया में भूमध्य सागर को पार कर इटली जा रही बोट डूबने से 19 अफ्रीकी प्रवासियों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का एक समुद्र है। यह यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह जिब्राल्टर जलडमरू के माध्यम से अटलांटिक महासागर से, पूर्व में डार्डानेल्स जलडमरू के माध्यम से काला सागर से और दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की इसके सीमावर्ती देश हैं, जबकि सूडान इससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है या सही है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही हैं और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो सही हैं। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी पहला कथन है इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। आगे देखते हैं। बीते दिनों में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है। बता दें कि कैबिनेट समिति कैबिनेट के कार्यभार को कम करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है। यह संवैधानेतर होती हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। हालांकि रूल ऑफ बिजनेस उनकी स्थापना के लिए प्रावधान करता है। समय और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। सामान्यतः प्रधानमंत्री ने इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। कैबिनेट समिति का महत्व, पहला महत्व है ये नीतिगत मुद्दों और प्रभावी समन्वय की गहन जाँच करती है। दूसरा है ये मानव संसाधनों के कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला होक्काइडो द्वीप किस देश से संबंधित है? होक्काइडो द्वीप किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है मलेशिया और सी ऑप्शन है जापान, जबकि डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जापान। होक्काइडो द्वीप जापान से संबंधित है। हाल ही में जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। होक्काइडो जापान के 4 मुख्य द्वीपों में सबसे उत्तरी द्वीप है। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशू द्वीप है। इनमें होन्शु विशालतम द्वीप है, जबकि होक्काइडो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह पश्चिमी में जापान सागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर और पूर्व एवं दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके आर्थिक विकास में लोहा, इस्पात, डेयरी तथा मत्स्य उद्योग आदि का योगदान है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी ऑप्शन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। सी ऑप्शन असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। डी ऑप्शन त्रिपुरा, असम, मणिपुर और सिक्किम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में असम के कामरूप जिले में लोगों ने राभा हंसोक स्वायत्त परिषद को भारत में संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक विशाल विरोध रैली में भाग लिया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और संरक्षण की परिकल्पना करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) के और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। इन परिषदों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें आदिवासियों की भूमि, जंगल, खेती, विरासत, स्वदेशी रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अरावली रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ से बनास, लूनी, सखी और साबरमती सहित कई नदियाँ निकलती हैं। दूसरा कथन है, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे अब की बार पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की एक प्रमुख पहल है। बता दें कि अरावली रेंज उत्तरी भारत की एक पहाड़ी प्रणाली है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में फैली हुई है। अगला पॉइंट है, यह रेंज प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों सहित समृद्ध है। अगला पॉइंट है, इससे बनास, लूनी, सखी और साबरमती सहित कई नदियाँ मिलती हैं, इसलिए कथन ए सही है। अगला पॉइंट है, इस रेंज का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित एक चोटी है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 1999 में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है, ये महासागर सूचना और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने जलवायु विविधता पर किए गए अध्ययन के बारे में लोकसभा को सूचित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने भारतीय तटों के लिए एक राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन मूल्यांकन मानचित्रण किया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने भारतीय तटों के लिए तटीय विविधता सूचकांक मानचित्र तैयार किए हैं। आगे अगला पॉइंट है, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। अगला पॉइंट है, इसे वर्ष 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। अगला पॉइंट है, यह निरंतर समुद्र अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से सर्वोत्तम संभव महासागर सूचना और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सींग वाले गैंडे या भारतीय गैंडे की IUCN की स्थिति क्या है? ए ऑप्शन है ली। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक भारतीय गैंडे का शव मिला है। अगला पॉइंट, एक सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडा गैंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये भारत, नेपाल, तराई, उत्तरी पश्चिमी बंगाल और असम में निवास करता है। अगला पॉइंट है, संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में यह वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। जबकि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची किया गया। गैंडों के संरक्षण में प्रयास, पहला है राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019, दूसरा इंडियन राइनो विजन 2020, तीसरा पॉइंट है देश के सभी गैंडों की DNA प्रोफाइलिंग। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा INS सुमेधा किसके द्वारा बनाया गया था? ए ऑप्शन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सी ऑप्शन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और डी ऑप्शन है मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।